स्वागत है आपका केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्या इसका अनुप्रयोग होता है और क्या काम में आता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी के द्वारा हम एक धात्विक बंध जो होता है, द मेटालिक बॉन्ड, जिसको हम धातु बंध बोलते हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और इस सिद्धांत के अनुसार बताएंगे कि बेसिकली धात्विक बंध जो है वो होता क्या है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो इस अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है इसके क्या क्या अनुप्रयोग है। जैसे कि अपने बात करें किसी भी धातु के लिए, बेसिकली धात्विक बंध है तो पता ही चल रहा है कि धातु से रिलेटेड है कुछ, यानी कि धातुओं के मध्य पाए जाने वाला बंध है। और इसी धात्विक बंध के अनुप्रयोगों में हम पढ़ेंगे कि किसी भी धातु की जो सतह है वो चमकीली क्यों होती है, कोई भी धातु विद्युत की चालक क्यों होती है, उष्मा की चालक क्यों होती है, वो सब अपने इस फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिकली क्या है ये ड्रूड लोरेंज सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्लाशय सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो इन सब के बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों बोला जाता है क्या बेसिकली इसमें। तो सबसे पहले अपने बात करें तो यह प्राचीनतम सिद्धांत है, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये सबसे प्राचीनतम है, सबसे पहले से चला आ रहा है। अब सबसे पहले बात करें तो सर कोई भी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं उससे पहले हम ये जरूर जानते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने था, है ना। तो जैसे कि अपने वीबीटी के बारे में पढ़ते हैं तो सर ये पोलिवोर्सलेटर ने दिया था, इस प्रकार से हुड और मुलिकन ने एमओटी दिया था। उसी प्रकार से ये अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये किसने प्रतिपादित किया था? ये 1900 में ड्रूड द्वारा दिया गया। 1900 में किसके द्वारा दिया गया? ड्रूड द्वारा। कब दिया गया? 1900 ईस्वी में, 1900 में। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। ड्रूड ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो इस सिद्धांत का नाम फिर ड्रूड सिद्धांत होगा? अरे नहीं, 1916 में क्या है? लोरेंज नाम के एक साइंटिस्ट आए और 1916 में उन्होंने क्या किया? इस सिद्धांत को विकसित किया। विकसित का मतलब क्या होता है? विकसित का मतलब तो सर इसने दिया फिर, अरे नहीं, ड्रूड ने जो बातें बताई थी उसमें कुछ कमियां रह गई होगी। अरे हर कोई भी चीज है उसमें कमियां रह जाती है, तो ये सिद्धांत है इसमें कमी रह गई थी और इस सिद्धांत की कमियां जो थी उन्होंने काफी हद तक दूर कर दिया था। किसने? लोरेंज ने। और लोरेंज ने कब कम कर दिया था? 1916 में। 1916 में लोरेंज ने इस सिद्धांत को मॉडिफाई किया था। जिस प्रकार से आपके पास जो बाइक होती है उस बाइक के ऊपर अपने क्या करते हैं, कोई लेमिनेशन करवा दिया, कोई अलग टाइप का इंडिकेटर डलवा दिया, कोई लाइट लगा दी। अरे अपने कोई भी है, अपने व्हीकल है, जैसे गाड़ी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उनको क्या करते हैं हम? मॉडिफाइड करते हैं ना, अच्छा दिखाने के लिए। तो वो मॉडिफिकेशन अलग तरीके का है, वो अच्छा दिखाने के लिए है। लेकिन यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन किया गया है तो सर अच्छा दिख जाए सिद्धांत। अरे अच्छा नहीं दिखे, जो सिद्धांत की मूलभूत बातें हैं, जो सिद्धांत बताना चाहता है वो अच्छे से बता पाए, अच्छे से समझा पाए, इसलिए मॉडिफाई किया, विकास किया। किसने? लोरेंज ने। तो इन दोनों के नाम पर इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? सर इस सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? ड्रूड लोरेंज सिद्धांत भी कह सकते हैं। कौन सा सिद्धांत? ड्रूड लोरेंज सिद्धांत। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है, कहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि ड्रूड लोरेंज सिद्धांत क्या था, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही था। ठीक है सर, समझ गए आप। तो आगे बताइए। तो आगे किसी भी सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ता है कि सर सिद्धांत बताता क्या है, किसके बारे में बताता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थ्योरी देख लेते हैं इसकी। तो थ्योरी क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु, अरे सर क्रिस्टल क्या? अरे क्रिस्टल, क्रिस्टल ही तो पढ़ रहे हैं, कितने दिन से क्रिस्टल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। सर क्रिस्टल क्या होते हैं? अरे आयनिक ठोस क्रिस्टल बनाते हैं। सर कैसे? अरे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सर ये दोनों विपरीत आवेशित आयन परस्पर आयनिक बॉन्ड के द्वारा मिलते हैं और NaCl जैसा क्रिस्टल ठोस बनाते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए आप तो NaCl ही मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, NaCl क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, अरे जैसे प्रत्येक परमाणु, ये दोनों क्या है? परमाणु तो है, सोडियम क्लोरीन, ये दोनों क्या है? परमाणु, अलग अलग परमाणु है। तो प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को होकर धनायन बना लेता है। अरे धनायन कब बनता है? धनायन कब बनता है भैया? धनायन, अरे धनायन कैसे बनता है? अरे कैसे बनता है भाई? अरे धनायन, अरे धनायन, अरे सोडियम धातु है, पता है ना सबको? हाँ सर पता है। अरे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अरे सर आपने बताया था 281। सर 281 कैसे? कि पहले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आगे वाले में 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, अरे क्या होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक? क्या होता है भाई? 11।
सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की बात करूं 11 होता है ना, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सर? 2, 8 और 1। अरे ये एक इलेक्ट्रॉन कौन सी कोष में है सर? बाह्यतम कोष में है, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम कोष में होता है। अरे बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष भी बोलते हैं उसको। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष को क्या बोला जाता है? संयोजी कोष। और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है भाई? अरे देखो इधर को खोकर, अरे खोकर खो दिया रे, खो दिया मेरे में, इस इलेक्ट्रॉन को खो दिया। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अरे सर 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन बचे। होने कितने चाहिए थी? 11 होने चाहिए थे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है भाई? माइनस आवेश होता है ना। अरे सर माइनस आवेश अगर होता है, अगर माइनस आवेश की कमी हुई है तो हम यही बोलेंगे ना कि सर माइनस की कमी हुई है यानी प्लस बड़ा है। अरे माइनस की कमी हुई है यानी धनावेश बड़ा है। तो सर ये जो यहाँ पे सोडियम Na था वो यहाँ पे क्या हो गया? Na पॉजिटिव हो गया। अरे यही तो ये सिद्धांत बताता है। क्या बताता है? कि इस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को खोकर धनायन बना लेते हैं। ठीक है सर, समझ गए? आप तो आगे चलिए, समझ गए यहां तक? तो भाई होता क्या है कि कोई भी जो परमाणु है वो अपने अंतिम कोष या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको खो देता है और धनायन बना लेता है। ठीक है सर। और ये धनायन परस्पर निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। अरे क्रिस्टल कैसे होती है? आयनों की पैकिंग क्रिस्टल में, क्रिस्टलों में इस प्रकार से होती है कि धनायन व ऋणायन के बीच की दूरी भी निश्चित होती है और धनायन और धनायन के बीच की भी दूरी क्या होती है? निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। क्रिस्टल ऐसे तो होते हैं, धनायन परस्पर निश्चित दूरी पे। अरे इसको देखो, ये क्रिस्टल ही है, एक क्रिस्टल की संरचना है। धनायनों के बीच की दूरी, अरे धनायनों के बीच की दूरी, अरे सर ये तो निश्चित है। अरे निश्चित दूरी तो बता रहा हूं। इस सिद्धांत को इलेक्ट्रॉन जलाशय व इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी कहते हैं। हाँ, अब बात आई ना, अब आया ना मुद्दा, अब आया ना इंपॉर्टेंट कि सर इलेक्ट्रॉन जलाशय कैसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत कैसे कह सकते हैं? गैस थोड़ी बन रही है। अरे सर NaCl गैस थोड़ी बन रही है। अरे गैस नहीं बन रही, गैस नहीं बन रही। इलेक्ट्रॉन जलाशय इसलिए इसको बोल दिया कि संरचना को देखो कि इस संरचना में धनायन कुछ इस प्रकार से स्थिर रहते हैं कि जैसे वो किसी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैर रहे हो। अरे ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र यानी धनावेश क्या है? ऋणावेश का एक समुद्र है, उसमें तैर रहा है। अरे नेगेटिव 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 नेगेटिव, चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है सर। अरे सर चारों तरफ ऋणावेश ही ऋणावेश है, बीच में ये धनायन बेचारा फंसा हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर ये पूरा का पूरा क्या है? ऋणावेश का समुद्र है। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र, इलेक्ट्रॉन्स का, अरे समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। और इस समुद्र में कौन तैर रहा है? अरे सर मछुआरों की तरह तैर तो कौन रहा है? अरे धनायन तैर रहा है। कौन तैर रहा है? धनायन तैर रहा है। इस क्रिस्टल में को ऐसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है या इलेक्ट्रॉन का द्रव है या इलेक्ट्रॉन का जलाशय है। और इस जलाशय में कौन तैर रहा है? धनावेश तैर रहा है। इसलिए इस सिद्धांत को बोल दिया इलेक्ट्रॉन जलाशय। बिल्कुल सही है सर, आपने तो बहुत लॉजिकल बात करी है कि हाँ सर बिल्कुल ये समुद्र जैसा दिख रहा है ऋणावेश का, और इस समुद्र में ये मछुआरों की तरह कौन तो तैर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं या ऋणावेश तैर रहा है। बिल्कुल सर, ऋणावेश से आप इलेक्ट्रॉन ही क्यों बोलते हो? अरे पता है अपने को धनावेश क्या होता है सर? प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत फिर कैसे बोलते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत इसको इसलिए बोल दिया, मान लीजिए ये एक गैस का पात्र है। क्या है? गैस का पात्र है, और इसमें जो ऋणावेश है ना वो इस प्रकार से गति करते हैं जैसे किसी एक पात्र में गैस के कण गति करते हैं। हमने को पता है कि सर आप हमें बताइए या ना बताइए, हमें तो पता ही है। क्या पता है कि गैस के अंदर जो गैस के कण है वो पात्र के अंदर कुछ इस प्रकार से जिगजैग गति करते हैं। ये गति एक सीधी रेखा में गति होती है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। एक पात्र की दीवार से टकराने के बाद वापस दूसरी दिशा में चले जाते हैं, लेकिन गति हमेशा सीधी होती है या जिगजैग गति हम उसको बोलते हैं। जिगजैग गति करते हैं, कौन करते हैं? गैस के कण। किसमें करते हैं? गैस के किसी पात्र में। तो उसी प्रकार से अगर इसको एक गैस का पात्र मान लिया जाए तो इसमें जो ऋणावेश है ना, जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये गति करता हुआ दिखा रहा है। अरे ये खतरे का निशान, अरे लाल निशान, खतरे का निशान, ये क्या बता रहा है? इस इलेक्ट्रॉन की गति बता रहा है किसकी तरफ?
धनावेश की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, यानी कि जिस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि क्रिस्टल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अरे ये क्रिस्टल की संरचना ही तो है, ये क्रिस्टल में क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दूसरे सिरे से वापस उस सिरे तक, ये इलेक्ट्रॉन फिर नीचे, नीचे से ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करते रहते हैं क्रिस्टल में। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से गैस के एक पात्र में गैस के कण गति करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी बोल दिया। इसके दो नाम दे दिए, एक तीसरा था ड्रूड लोरेंज सिद्धांत, और मैन इसका नाम क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। अरे सर आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया। अरे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है, उष्मा का चालन होता है, धात्विक चमक होती है। उन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन उनसे पहले एक बात कर लेता हूं मैं धात्विक बंध की, मेटालिक बॉन्ड की। मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन अगर करें, डेफिनेशन अगर उसकी पढ़े तो कैसे पढ़ सकते हैं हम। अरे धात्विक बॉन्ड क्या होता है कि सर लगभग दो समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के सांझे से बनने वाला बॉन्ड आपने हमें पढ़ा रखा है, उसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है सर, आपने हमें यह भी पढ़ा रखा है कि जब किसी दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य बॉन्ड बनता है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य। सर कैसे, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। अरे बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो सहसंयोजक प्रवृत्ति होती पूरी तरह से, और ना उनमें पूरी तरह से आयनिक प्रॉपर्टी होती। दोनों को हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसमें कुछ गुण तो किसके होते हैं, सहसंयोजक के होते हैं, और कुछ गुण किसके होते हैं, आयनिक बंध के होते हैं। दोनों गुणों को मिलाकर अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड कहलाता है धात्विक बंध या धातु बंध। अब उसी बॉन्ड को अगर इस सिद्धांत के हिसाब से परिभाषित करना चाहे, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर उसकी हम डेफिनेशन देना चाहे, तो डेफिनेशन क्या होगी। अरे देखिए एक बार, धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड है, धात्विक ठोस, अरे ये पूरा का पूरा धात्विक ठोस धनायनों का वह झुंड है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव में व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ है। अरे ये गतिशील इलेक्ट्रॉन है, अरे भैया ये गतिशील है, ये इलेक्ट्रॉन्स गतिशील है, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इधर से उधर गति कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव में डूबा हुआ है। किस कौन डूबा हुआ है, अरे धात्विक ठोस धनायनों का झुंड। अरे ये जो धात्विक ठोस होते हैं ना, ये धनायनों का वह झुंड है जो क्या कर रहा है, गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव में व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ है। वह बल जो धनायनों को इलेक्ट्रॉन के द्रव में बांधे हुए रखता है, अरे ये जो धनायन है, इस धनायन को इस जगह पर कोई बल के द्वारा बांधा गया है, बांधा रखा जाता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये धनायन है, इस धनायन को ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बीच में बांध के रख रखा है। ये जो बॉन्ड है ये ना तो पूरा आयनिक बॉन्ड है, ना ही पूरा ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इस बॉन्ड को धात्विक बंध कहा जाता है, ये मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम इसके कॉन्सिक्वेंस, अनुप्रयोग कि क्या अनुप्रयोग है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के। धातुओं की चमक कैसे होती है, धातुओं में चमकीली सतह किस प्रकार पाई जाती है, किस प्रकार से विद्युत का चालन होता है, किस प्रकार से उष्मा की चालकता प्रदर्शित की जाती है धातुओं के द्वारा, इन सब के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ एक चीज ध्यान रखो भाई, एक तो नोट साथ साथ बनाया करो। जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे तो आपको चीजें रिवाइज करने में आसानी होगी, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूं टेलीग्राम के थ्रू, तो कंप्लीट चैप्टर होने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है। लास्ट क्लास अपनी हुई थी फायांस के नियम की, आप उसको पढ़ सकते हो। इससे पहले इस चैप्टर की 4 से 5 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनको आप अगर पढ़ के आओगे तो रेगुलरिटी बनेगी और आपको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटली समझ में आएगा। तो जैसा कि हम देख चुके हैं अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बाद में बात करते हैं अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुप्रयोगों की, कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो सिद्धांत है अपना, उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो किसी भी धातु में क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाते हैं तो धात्विक चमक जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। कैसे होती है, देखिए धातु की सतह एक विशेष प्रकार की चमक लिए होती है, उसे धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है सर, हमें भी पता है कि धातु की सतह होती है वो चमकीली होती है, वो
उसको धातु की चमक कहते हैं। ये इसमें कुछ बताने वाली बात क्या है, अरे बताते हैं। धातु की सतह चमकदार होती भी है और नहीं भी होती। कैसे? अरे सर होती कैसे नहीं है, ये तो गुण है धातुओं का। अरे हाँ, देखिए एक बताने का तरीका है आपको। जैसे लोहे का एक सरिया है, लोहा धातु है, Fe आयरन, तो क्या है कि वो जंग लग गया, जब उस पे ऑक्साइड की परत जम जाती है ना, तब वो आपको चमकदार दिखाई नहीं देगी। लेकिन उस सरिये को काटो और काट के जब उसका एक सिरा देखोगे, जैसे ये सरिया है, इसको अगर यहाँ से काटा और अब ये वाला जो सिरा आप देखोगे ना, वो बिल्कुल चमकदार मिलेगा। सर वो होता कैसे है, क्यों, कारण क्या होता है चमक का, बताता हूं। चमक के पीछे का रीजन देखिए। रीजन क्या होता है कि मान लीजिए ये धातु की कोई सतह है, ये क्या है, धातु की कोई सतह है। इस धातु की सतह पर ये कोई प्रकाश की किरण गिरी, ये क्या गिरी, प्रकाश की कोई किरण इस धातु की सतह पर गिरी। जैसे ये किरण गिरेगी, एनर्जी मिलेगी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, धातु की सतह पर जो मौजूद होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे, इमिट होंगे और ये चले जाएंगे ऊपर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन चले गए। अरे होगा क्या, मान लीजिए ये ऊर्जा स्तर था, ये था निम्न ऊर्जा स्तर। कौन सा, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, लो एनर्जी लेवल था। यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन था यहां पे अवेलेबल, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, प्रकाश की किरण आई। ये क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। ठीक है, और ये क्या है, धातु की सतह, ये क्या है, धातु है। इस धातु पे जैसे ही प्रकाश की किरण गिरी, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलते ही क्या हुआ, ये लो एनर्जी स्टेट से चला गया कहां, उच्च ऊर्जा में, उच्च ऊर्जा स्तर में। अब ये जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, तो ये क्या करेगा, ऊर्जा को अब्जॉर्ब करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। इससे इसका क्या रिलेशन, चमक का, बताता हूं ना। ये ऊर्जा का अवशोषण कर लिया और उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तब क्या होगा, तब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, एमिशन, किसका, एमिशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्सर्जन। जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो वो जो ऊर्जा है वो एक प्रकाश के क्षेत्र में उत्सर्जित होती है, यानी उस ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो प्रकाश का दर्शय क्षेत्र होता है। और अपने धातु की जो सतह है वो कैसी दिखाई देती है, चमकदार दिखाई देती है। और सर ये तो बहुत काम की चीज है। फिर सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहां काम आया, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यहाँ पे इसलिए काम आया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो गमन करते हैं, वो कौन से इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ठीक है सर, चलिए आप तो आगे चलिए। विद्युत चालकता, ये धातु का एक और गुण कि विद्युत, धातु विद्युत की चालक होती है, पढ़ा है, धातु विद्युत की चालक होती है। ठीक है सर, पढ़ते हैं इसके बारे में कि जब किसी धातु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर तरफ गति करते हैं। अरे एनोड और कैथोड दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां गमन करेंगे, अरे नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, अरे ऋणात्मक आवेश कहां जाएगा। अरे सर ऋणात्मक और धनात्मक आपस में चिपक जाते हैं क्या, अरे सर आकर्षित करते हैं क्या, अरे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल करते हैं। अरे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गमन करते हैं, एनोड की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गमन करते हैं तो इस गमन की वजह से विद्युत का क्या हो जाता है, चालन। किस प्रकार से होगा, अरे देखिए ये कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में ये नेगेटिव आवेश, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां गति कर रहे हैं, एनोड की ओर, एनोड टर्मिनल की ओर गति करेंगे। और इस गति की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से विद्युत का क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा। तो इस प्रकार से धातु विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। आघात वर्धनेता व तन्यता दो शब्द है यहाँ पे, आघात वर्धनेता और तन्यता। आघात वर्धनेता का मतलब अलग होता है, तन्यता का मतलब अलग होता है। आघात वर्धनेता का मतलब क्या होता है कि धातुओं की चादर बनाई जा सकती है, धातुओं की चद्दर बनाई जा सकती है। अरे सर चद्दर कैसे, ओढ़ने वाली क्या, अरे ओढ़ने वाली चद्दर, क्या सर्दी लग रही है सर चद्दर दे दो, अरे नहीं वो वाली चद्दर नहीं, धातुओं की चद्दर बनाई जा सकती का मतलब है, मान लीजिए कि कोई सॉलिड धातु है, कोई धातु का टुकड़ा इस प्रकार का है, इसको अगर पीटेंगे, इसके ऊपर अगर बल लगाएंगे तो उस धातु को बल लगा करके इसको पतली चद्दर के रूप में क्या किया जा सकता है। अरे ये कोई क्या है, मेटल है, इस मेटल को पीट पीट के अगर इस आकार में बना दिया, अरे ये चद्दर लाइक आकार नहीं है क्या, ये इतना बड़ा टुकड़ा, इसको अगर ऐसा बना दिया जाता तो ये चद्दर नहीं बन जाती क्या, हाँ सर बन जाती। ये गुण क्या कहलाता है, धातुओं का आघात वर्धन
तन्यता का गुण कहला जाता है। और ये होता किस वजह से है? अरे देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये कोई धातु है, इस प्रकार से कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के ऊपर बल लगाया गया तो ये ऊपर वाला सतह, ये पूरा का पूरा सतह इधर की ओर खिसक गया। अरे सर इस प्रकार से तो चादर बनती है, यानी ये दो धातु की सतह है, ये इतनी मोटी धातु है, ऊपर वाली पे बल लगाया, ये ऐसी हो गई। अरे सर पतली हो गई, लंबी हो गई, क्या बना दिया? अरे सर चादर बना दी। ठीक है सर, आप तो तन्यता बताइए। अरे तन्यता कौन सा गुण होता है अभी धातुओं का? अरे तन्य, धातु तन्य होती है। तन्यता का मतलब है तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, यानी कि धातुओं के क्या खींचे जा सकते हैं? तार खींचे जा सकते हैं। अरे सर उदाहरण दे दो। अरे कॉपर वायर, कॉपर वायर धातुओं के, कॉपर वायर, कॉपर धातु नहीं है, कॉपर धातु है। और कॉपर धातु के तार आपने देखे होंगे घरों में, जो अपने क्या करते हैं, लाइट की फिटिंग करते हैं, वो फिटिंग किससे की जाती है? कॉपर वायर से। कॉपर के वायर बनाए जा सकते हैं, यानी कि धातुओं पर अगर बल लगाया जाए, यही वही भाई। अरे इतना मोटा तार, सर लगा दो बल, इतना लंबा हो गया, यानी कि सर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। कैसे? धातुओं से। गुण किस पे डिपेंड करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करके एक साइड खिंचाया जा सकता है, यानी कि सर क्रिस्टल में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करते हैं। यही सब अपना सिद्धांत था कि कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई है, वो कमियां क्या क्या है? वो 4-5 कमियां पढ़ लेते हैं अपने। धातुओं में चुंबकीय गुण होता है, ये कौन नहीं बता पाया? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत नहीं बता पाया। वो और कमियां कौन कौन सी है उसके बारे में चलो अध्ययन करते हैं अपने, की मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की सीमाएं क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, कमियां क्या थी। तो देखते हैं उन कमियों के बारे में। चलिए, हाँ भाई देखिए, तो अपने बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की कमियां क्या रह गई थी, सीमाएं क्या रह गई थी, तो उनके बारे में। तो सबसे पहली कमी तो यही थी कि धातु के चुंबकीय गुण की व्याख्या नहीं कर पाया। ये सिद्धांत जो था ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये धातु की चुंबकीय गुण की, धातु में चुंबकीय गुण पाया जाता है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। उसके बाद में ताप का धातु की चालकता पर प्रभाव नहीं समझा इसका। कैसे? अरे तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि कुछ धातुओं की चालकता है ना, वो तो बढ़ जाती है, विद्युत की चालकता, लेकिन ताप बढ़ाने से कुछ धातुओं की चालकता कम हो जाती है। उसके बारे में ये नहीं बता पाया था, कमी रह गई थी इसकी। विद्युत के प्रति सभी धातुओं का व्यवहार एक समान नहीं होता, यानी कि सभी धातु विद्युत की चालक हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ धातुएं अर्धचालक होती है, कुछ धातुएं सुचालक होती है, और कुछ धातुएं विद्युत रोधी भी होती है। इनके बारे में यह सिद्धांत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद में समस्त धातु कठोर नहीं होती, नहीं समझा उसका, यानी सभी धातुएं, अरे सोडियम, अरे Na, सोडियम धातु चाकू से काटा जा सकता है, ये नहीं बता पाया था। इसके अनुसार तो कहता है कि समस्त धातुएं कठोर होती है, ये नहीं बता पाया। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक का तुलनात्मक अध्ययन, कि कोई धातु का गलनांक उच्च होता है, किसी का निम्न होता है, किसी का क्वथनांक उच्च होता है, किसी का क्वथनांक निम्न होता है, इसके बारे में भी क्या नहीं बता पाया था, ये सिद्धांत नहीं बता पाया था। तो अपने क्या है कि ये सिद्धांत की मुख्य मुख्य 5 कमियां थी। और बेसिकली अपने बात करें कि सिद्धांत की कमी क्या रह गई थी, कमी यही रह गई थी कि भाई ये धातुओं के सामान्य व्यवहार तो बता सका था, लेकिन उसके जो मात्रात्मक गुणों का जो व्यवहार है, जो गुणों का मात्रात्मक विश्लेषण है, उसके बारे में यह सिद्धांत नहीं बता पाया था। तो यहीं पे अपना समाप्त होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जो ड्रूड व लोरेंज ने प्रतिपादित किया था। और इसको ड्रूड लोरेंज सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन जलाशय सिद्धांत कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन गैस सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। कल पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक और टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।